गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग लीनियर इक्वेशन के पार्ट 3 पे आ चुके हैं और मैं इस चीज़ को जान लेता हूँ या एज्यूम कर लेता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट 3 तक पहुँचते पहुँचते पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा। दूसरी चीज़, हमने इन दोनों में पहले में हमने ग्राफिकल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एक तरीके से हमने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लिया और पार्ट 2 में हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के कुछ मेथड देखे और इसके अलावा हमने ग्राफिकली एरिया निकालते कैसे हैं इस चीज़ के बारे में हमने जानकारी ली। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपको ये ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, और इस ट्रायंगल का ये वाला पॉइंट 3 और 4 है, ये वाला पॉइंट 6 और 0 है और ये वाला पॉइंट 2 और 3 है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे होगा तो आपको मालूम है कि पॉइंट आपका कभी भी नहीं होता, तो ये होगा -2 और 0। मान लीजिए आपको कुछ ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट 3 4 दिया है, ये 6 0 दिया है और ये -2 और 0 दिया है और आपको ये ए, ये बी और ये सी दिया है, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या होगा। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप बोलेंगे कि सर हमें ट्रायंगल एबीसी के लिए बेस और हाइट चाहिए, इसका मतलब हम लोग ये हाइट ले लेंगे और ये वाला बेस ले लेंगे। हाइट के लिए आपको मालूम है, अगर ये आप 3 4 को देखें तो अगर ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये वाला पॉइंट मेरा ओरिजिन है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस जो होगी मेरी वो 3 होगी और ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो होगी मेरी 4। तो इसका मतलब आपकी हाइट कितनी आ गई, 4। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। आगे आते हैं हम लोग बेस पे। तो बेस आप देख रहे हैं, अगर ये पॉइंट मेरा 0 और 0 है और ये वाला पॉइंट मेरा -2 और 0 है, तो इतनी डिस्टेंस तो मेरी 2 हो गई और ये वाली डिस्टेंस मेरी 6 हो गई, क्योंकि हम लोग जो भी डिस्टेंस नापते हैं वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नापते हैं। तो आप देख रहे हैं 6 और 2 8, आपको बेस कितना मिल गया, 8। तो इस आपका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 × 4 × 8, तो आपको मिल जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। दूसरी चीज़ हमने जो डिस्कस करी थी वो हमने a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, हमने ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट डिस्कस करी थी। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको अलग अलग टाइप के दिखाए थे, जैसे हमें कोई दे दे 3x/a + 2y/b = 1 और दूसरा कोई दे दे हमें 3x/a - 4y/b = 2। मान लीजिए आपको किसी ने ये दे दिया, ये मान लीजिए 8 है और आपसे कोई बोल रहा है कि इसमें x और y की वैल्यू निकालिए। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों में मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले हमेशा ध्यान देना है वो चीज़ जो दोनों में आपको दिख रही हो। x/a दोनों में दिख रहा है, y/b और y/b दोनों में दिख रहा है। तो मैं एक चीज़ करता हूँ कि मैं x/a को m मान लेता हूँ और y/b को n मान लेता हूँ। क्या मैं ये कर सकता हूँ? ज़रूर कर सकता हूँ। तो आपकी पहली वाली इक्वेशन अगर आप ध्यान देंगे तो पहली वाली इक्वेशन आपकी बन जाएगी 3m + 2n = 1 और दूसरी वाली इक्वेशन बन जाएगी आपकी 8m - 4n = 2। कोई दिक्कत? आप देख रहे हैं 8 4 और 2, ये तीनों जो कोएफिशिएंट हैं वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं इनको 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 4m - 2n = 1। कोई दिक्कत? मैंने
8 4 2 जो मुझे दिख रहा है, सब में मुझे 2 का भाग देने पे ये 2 का भाग चले जाएगा, तो मैंने 2 का भाग दे दिया। अब मेरे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक में +2n है, एक में -2n है। मेरा काम हो गया, मैं दोनों को जोड़ दूंगा। तो 4 3 आ गया मेरा 7, 7m, और 1 + 1 कितना हो गया 2। तो आपकी m की वैल्यू कितनी आ गई 2/7। m की वैल्यू कितनी आ गई 2/7। और हमने m माना क्या था, x/a को हमने m माना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके x/a की वैल्यू m के बराबर है, और आपका x/a किसके बराबर हो गया 2/7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2a/7। दूसरा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपको बोलूं, जैसे हमें 3x/a + y/b = 4 दिया गया है, और 4x/a - 2y/b = 1 दिया गया है, और आपसे बोल रहा है वो कि इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब हुआ कि एक वेरिएबल में आपको एक इक्वेशन ला देनी है। कैसे, पहले वाली वेरिएबल से उसको इक्वेट करके। तो मैं बोलूँ, अगर पहले वाली इक्वेशन को मैं देखूँ तो मुझे उसमें y/b की वैल्यु कितनी मिल रही है। आप बोलेंगे पहली वाली इक्वेशन से मुझे y/b की वैल्यू कितनी मिल रही है 4 - 3x/a। क्या हमें ये मिल रही है, ज़रूर मिल रही है। तो हमने देखा कि पहली वाली इक्वेशन से हमने y/b की वैल्यू निकाल ली 4 - 3x/a। अब हमें मालूम है हमारे पास जो इक्वेशन है दूसरी वाली, वो है ये 4x/a - 2y/b = 1। तो मैं क्या करूँगा इसमें, मैं इसमें कुछ भी नहीं करूँगा, मैं ये जो y/b की वैल्यू आई हुई है उसको मैं इसमें पुट कर दूँगा। और जब मैं पुट करूँगा तो आप ध्यान देंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो कुछ ये आएगा 4x/a -2 है और y/b है, तो -2 और उसके बाद ब्रैकेट में 4 - 3x/a = 1। आई बात मेरी आपको समझ में। मैंने पहली वाली इक्वेशन से y/b की वैल्यू निकाली और दूसरी वाली में जोड़ दी। अब आप मेरे को इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ जाएंगे 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 4x/a और 6x/a आपका कितना हो गया 10x/a। कोई दिक्कत। और 2 4 जा 8 -8 है, वो उस तरफ जाके +8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक। तो हम देख रहे हैं कि इस वाली इक्वेशन में जो 4x/a माइनस हमने जो y/b की वैल्यू पुट करी थी, उससे हमारा ये पूरा चीज़ x के टर्म में आ गया। और x के टर्म में आने के बाद मैंने वही चीज़ करी जो मेरे को यहाँ पे दिख रही है। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9a/10। देखिए आपका आंसर आ गया। तो मैं ये पूरी चीज़ बताने का मेरा मतलब बस यही था कि आपको समझ में आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है और उसमें हम करते क्या है। ठीक है, आइए आज हम लोग आपको और क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं इसी लीनियर इक्वेशन में, ताकि आपको और टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलें और आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आएँ। आइए, तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कुछ ये है। देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चनों में वो हमेशा 217x + 131 = 913 दिया है और 131 + 217। ऐसे क्वेश्चनों में आप देखिएगा कि एक ही नंबर आपका अगल बगल हो रहा है। जैसे 217 और 131 x के साथ भी आ गया और 131 और 217 y के साथ भी आ गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाए। अगर मैं इसमें इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट करने लगूंगा तो मैं बोलूँगा कि सर पहले वाले में मुझे 131 का इंटू करना होगा और दूसरे वाले में 217 का। तो आप 131 और 217 को इंटू करने में आपको बहुत समय लग जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करें। तो इन्होंने बताया कि जब इस टाइप की कंडीशन आए, जब आपके पास 217 और 131 x में भी दिखे और y में भी दिखे, तो आप एक बार दोनों इक्वेशनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों इक्वेशनों को घटा दीजिए। तो मैं आपको पहले दोनों इक्वेशनों को जोड़ के दिखाता हूँ।
7 1 8 3 1 4। ठीक है, आपको दिख रहा है जब मैं दोनों इक्वेशनों को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए 348x प्लस 348y, इन दोनों को जोड़ने पे भी 348 और इन दोनों को भी जोड़ने पे 348 और इन दोनों को जोड़ने पे 1740। जैसे ही आपको ये मिला आप देख रहे हो कि x के साथ भी 348 है और y के साथ भी आपका 348 है। आपने 348 को 1740 में डिवाइड कर दिया और आपको x प्लस वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा 217 और 131 को जोड़ने पे भी सेम नंबर आएगा, चाहे वो x के साथ हो चाहे y के साथ हो, और 217 में से 131 घटाने पे भी हमें वही चीज़ मिलेगी। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को घटाऊं तो 217 में से 7 में से 1 गया 6 और ये हो गया 8, 86। ठीक है, 87x और 217 में से 131 गया तो 86y और 913 में से 7 गया 6, 90 में से 82 गया 8। आई बात आपको मेरी समझ में? आप देख रहे हो 86 इधर भी है, 86 इधर भी है, 86 इधर भी है। 86 से मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो आपके पास उन दोनों इक्वेशनों को, जो ये दो इक्वेशन थी, इनको एक बार प्लस करने में आपको ये मिला, एक बार माइनस करने में आपको ये मिला। अब आप इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इनके अंदर नंबर आसान है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ ही दूँ तो 2x इक्वल टू 6 आ गया और x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 3। जैसे ही 3 मिली, मैं इस वाले में अगर पुट कर दूँ तो 3 उधर जाएगा तो 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, y की वैल्यू 2 मिल गई। इसका मतलब आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, आप इसकी तरफ भी अगर ध्यान देंगे तो आपको यही मिलेगा कि 37 और 41 को जोड़ने पे मुझे मिल गया 78, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 8 7 15, 156। और आप देख रहे हैं 78 को अगर x प्लस वाई में आप डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 37 में से 45 अगर आप घटाएंगे 41 तो आपको माइनस x मिलेगा, और 41 में से 37 घटाएंगे तो आपको प्लस 4y मिलेगा, और 70 में से 86 घटाने पे आपको कितना मिल जाएगा, 4। मेरी बात आपको समझ में आई? मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें आपके दोनों 37 और 41 को जोड़ने पे भी वही मिले और 41 और 37 आप देख रहे हो कि x का कोएफिशिएंट भी सेम आ रहा है और y का कोएफिशिएंट भी सेम आ रहा है जोड़ने पे, और घटाने पे भी आपको उनके कोएफिशिएंट सेम मिल रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको ये चीज़ें करनी होती हैं ताकि आप बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन से बच जाएं। ठीक है, आगे चलें हम लोग, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है ये। अब देखिए हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल दिख रहे हैं x y z। तो 3 वेरिएबल दिख रहे हैं तो देखिए आपको 3 इक्वेशन भी दिख रही है। तो जाहिर सी बात है आपको क्या करना है कि एक इक्वेशन से कुछ सब्स्टिट्यूशन लाना है और उसको दूसरे में पुट करना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि मैं पहली वाली इक्वेशन से z की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगी, 7 माइनस x प्लस 2y। कोई दिक्कत? अब मैं इस z की इक्वेशन को इस वाले में पुट कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, x प्लस, ठीक है, 3 और उसके बाद 7 माइनस एक्स प्लस 2y, ठीक है, इक्वल टू 11। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने अभी ऊपर z की वैल्यू निकाली थी और उस z की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे ख्याल से आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने आती ही होगी। आप, मेरा बताने का बस मतलब यही है कि इस इक्वेशन को आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x और y की ही टर्म मिलेगी, z की टर्म गायब हो चुकी होगी। तो आपके पास नीचे एक इक्वेशन x y टर्म की है और एक इक्वेशन ये रही x y टर्म की, तो आप x और y का आंसर निकाल लेंगे। जैसे ही x और y निकलेगा आप इसमें पुट कर देंगे, आपकी z की वैल्यू आ जाएगी। मेरी बात आपको समझ में आई? कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएँ तो आप ये कोशिश करिए कि
कोई दो इक्वेशन अपने पास ऐसी ले आइए जिसमें आपके पास केवल दो ही वेरिएबल मौजूद हों, और वो तभी हो सकता है जब हम यहाँ से z की वैल्यू, अब जैसे देखिए मैं इससे आपको पुट करके दिखाता हूँ। आप देखिए हमें ये दिया है x प्लस 3z इक्वल टू 11, ठीक है, x प्लस 3z इक्वल टू 11, और नीचे मुझे दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये वाली इक्वेशन रहे और इसके अंदर मेरा x और z है, तो मुझे इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके x और z लाना है, और वो तभी हो सकता है जब मैं y को गायब कर दूँ। तो y को गायब करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए मैं इस वाले को अगर चेंज करना चाहूँ तो ये हो जाएगा मेरा 2x माइनस 1/3 इक्वल टू y। इस वाली इक्वेशन को जब आप रखेंगे तो 1 माइनस 2x होगा, फिर वो चेंज होगा 2x माइनस वाई और /3। तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2x माइनस 1/3। अब मैं इसको इस वाले में पुट कर देता हूँ, तो x प्लस 2 रख के मैंने क्या रख दिया, 2x माइनस 1/3 और प्लस z इक्वल टू 7। यहाँ तक दिक्कत। अब आप आराम से इस क्वेश्चन को देख रहे हैं और आप देख रहे हैं इसमें x और z केवल दो ही वेरिएबल मौजूद हैं और एक मेरे पास पहले से मौजूद है x और z। तो मैं दो इक्वेशन से अब आराम से चीज़ें निकाल सकता हूं, क्योंकि हमने यही चीज़ें पीछे पढ़ते हुए हम लोग आए हैं, ठीक है। अगली चीज़, आपके पास जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आता है, जैसे ये लिखा था जो आपको, तो इसका मतलब यही हुआ कि आपको 2 इंटू करना है, और 2 पूरे में इंटू करना है, 2 हमारा इंटू करना है, और ये ब्रैकेट लगा है तो पूरे में इंटू करना होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4x माइनस 2/3। कोई दिक्कत। तो ऐसे आपको कई चीज़ें मिलेंगी, जैसे यहीं पे आप जब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो आपको y की वैल्यू 2x माइनस 1/3 मिली। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें 2y को आपको रखना होगा 2 इंटू 2x माइनस 1/3, जो आपका चेंज होकर x प्लस z जो मेरा पहले से मौजूद है, प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1/3 आपके पास कितना हो गया, 4x माइनस 2/3। यहाँ तक दिक्कत। और ये आपको 7 दिया हुआ है तो इक्वल टू 7 आप यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें मालूम है कि अगर इस टाइप की चीज़ें आएंगी तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए। या तो मैं सबका डिनोमिनेटर सेम कर दूं, तो सबका डिनोमिनेटर अगर मैं सेम करने गया तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 3x प्लस 3z प्लस 4x माइनस 2/3। मैंने पूरे का डिनोमिनेटर 3 कर दिया और बाद में मैं इस 3 को 7 में इंटू कर दूंगा ताकि मेरा ये डिनोमिनेटर उधर खसक जाए। तो आपको कभी भी फ्रैक्शन में चीज़ें दी रहती हैं तो उसे कैसे चेंज करते हैं ये आपको मालूम है, ठीक है। इसके अलावा जब आपने ये क्वेश्चन देखा, आपको ये चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी कि मैं इसमें क्या कह रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हूँ, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन तब भी जो मैंने टिक लगाया है उसे आप देख लीजिए। आपको दिया है x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 2xy और x माइनस वाई। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो xy को डिवाइड कर देंगे अगर आप, तो आपको मिल जाएगा 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 2, और दूसरे वाले से आपको क्या मिल जाएगा, 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 6। अब आप देख रहे हैं एक प्लस 1/x है, एक माइनस 1/x है, दोनों को आप जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2/y इक्वल टू 8। तो 2 से ये कैंसिल हो गया 4, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। कोई दिक्कत। अब 1/4 को आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। कुल मिला के मेरी बात यही थी कि आपको क्वेश्चन देख के कैसे समझना है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये वाला लिया है तो आप इसमें खुद ही देख रहे हैं कि x प्लस वाई आपको दोनों में मिल रहा है, x माइनस वाई आपको दोनों में मिल रहा है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप इसे कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैं 1/x प्लस वाई को m मान लेता हूँ और 1/x माइनस वाई को n मान लेता हूँ। तो मेरी ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6m इक्वल टू 7n प्लस 3।
और दूसरी वाली इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, m/2 इक्वल टू 1/3n। आई बात मेरी समझ में आपको? मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, मैं 27वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको 6/x+y को मैंने बोला 1/x+y को अगर हम m मान ले और 1/x-y को अगर हम n मान ले, तो इस क्वेश्चन को अगर आप परिवर्तित करेंगे तो आपको 6m इक्वल टू 7n+3 मिलेगा। और जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली, इसमें अगर आप 1/x+y को m माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, m/2, और 1/x-y को अगर आप n माने हैं तो ये क्या हो जाएगा, n/3। तो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा 3m इक्वल टू 2n। अब हमारे पास मान लीजिए जो पहली इक्वेशन आई थी इसकी, वो आई थी 6m इक्वल टू 7n+3। तो हमें मालूम है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें सब चीज़ को रीअरेंज कर देना होता है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 6m - 7n इक्वल टू 3। और जो दूसरी वाली इक्वेशन थी उसमें मेरे को 3m इक्वल टू 2n मिल रहा था इस वाली से। तो मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, 3m - 2n इक्वल टू 0। आपको इक्वेशन जब इस फॉर्म में आएगी तभी तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए आप आराम से m के नीचे है, n के नीचे है और इक्वल टू के बाद कोई एक कांस्टेंट है। तो आप जनरल फॉर्म में पहले चीज़ें ले आइए और उसके बाद उसे सॉल्व कर दीजिए। आपको इससे m और n की वैल्यू मिल जाएगी। m और n की वैल्यू मिलने का मतलब ये हुआ कि आपको 1/x+y इक्वल टू m और 1/x-y इक्वल टू n मिल गया। अब आपको मान लीजिए m की वैल्यू 5 मिली और n की वैल्यू 6 मिली, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि x+y इक्वल टू 1/5 और x-y इक्वल टू 1/6। अब आप इन दोनों इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर लीजिए, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यही क्वेश्चन इसमें भी है, 31 में भी यही बताया गया है। अगर आप 24th क्वेश्चन की तरफ आएँ तो आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन तब भी आप इसे डायरेक्ट अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं 1/√x आपका दोनों में है और 1/√y आपका दोनों में है। एक का कोएफिशिएंट 2 है, एक का कोएफिशिएंट 4 है। तो मैं क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले वाले को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 4/√x प्लस 6/√y इक्वल टू 4। ये हो गया मेरा। और इसी के नीचे जो मेरे को दूसरी इक्वेशन दे रखी है वो ये दे रखी है, 4/√x आपका दोनों में सेम है, तो मैं माइनस कर दूंगा तो ये मेरा प्लस में बदल जाएगा और ये माइनस भी मेरा प्लस में बदल जाएगा। तो आपको 6/√y प्लस 9/√y अगर आप करेंगे, 6/√y मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई किए थे जब, तो आपको यहाँ पे 4 मिला था, यहाँ पे 6 मिला था और यहाँ पे 4 मिला था। और आप 4/√x को जब ये सब माइनस किए तो ये चीज़ मेरी कट गई। और मुझे मालूम है 6/√y प्लस 9/√y अगर मुझे करना होगा तो मैं 1/√y कॉमन ले लूँगा और 6 + 9 मेरा आएगा। तो 9 6 15 आपको कितना मिल गया, 15/√y इक्वल टू 4 और 1 कितना हो गया, 5। ठीक है, तो आपको 15/√y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 5। आगे देखिए, 15/√y की वैल्यू आपको मिल रही है 5। आप देख रहे हैं ये 5/1 होता है, तो ये हो गया 5√y इक्वल टू 15। तो ये हो गया √y इक्वल टू 3। तो आपको √y की वैल्यू कितनी मिल गई, 3, याद रखिएगा। और आपको अगर y की वैल्यू निकालनी होगी तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9। कोई दिक्कत, y की वैल्यू आपको 9 मिल गई। आप यहाँ पे लिख लीजिए कि मेरे को y की वैल्यू 9 मिल गई और √y की वैल्यू मेरे को कितनी मिली थी, 3। अब मैं इसी इक्वेशन में इसको पुट कर देता हूँ, मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 2/√x को मैंने वही रहने दिया, प्लस 3/√y की वैल्यू मुझे 3 मिली है, तो कितना हो जाएगा, 3/3 1 इक्वल टू 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।
तो आप देख रहे हैं 2/√x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, तो आपके √x इसमें इंटू हो जाएगा, तो √x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आपको x और y की वैल्यू मिल गई। इस टाइप से भी क्वेश्चन होते हैं। आप इसको एक तरीके से और कर सकते थे, 1/√x को आप m मान लेते और 1/√y को आप n मान लेते, तो आपकी इक्वेशन किस में बदल जाती, 2m + 3n = 2 में और 4m - 9n = -1 में। अब आप यहाँ से m और n की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट कर देते, आपको x की वैल्यू मिल जाती। ये सारी चीज़ें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए इसको बताने का कोई तुक नहीं बनता। 26वें क्वेश्चन पे आइए आप। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये चीज़ दे दी जाए और आपसे बोला जाए कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो आप देख रहे हैं इसमें x y नीचे दिया गया है, तो मैं पूरे में x y का इंटू कर देता हूँ। अगर मैं पूरे में x y का इंटू करूँगा तो पहला वाला जो मेरा पार्ट है वो बदल जाएगा 2y में, क्योंकि मुझे मालूम है 2/x में अगर मैं x y का इंटू करूँगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y बचेगा। दूसरे में करूँगा तो मिल जाएगा मुझे 3x, और तीसरे में करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 9, क्योंकि x y से x y कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे में मुझे 4y + 9x = 21 मिल जाएगा। अब मेरे ख्याल से यहाँ से आपको x और y की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कुल मिला के कैसे क्वेश्चन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लाना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास दो ही है। अगर आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 मैच कराना हो तब तो आप हमेशा उसको इसी टाइप में लेंगे, RHS में आपका 0 होना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन का या सॉल्यूशन निकालने का होगा तो आप कोशिश करिए कि क्वेश्चन को आप A1x + B1y = C1 में लीजिए। कहने की बात यह है कि अगर आपको 3x = 2y - 3 दिया हुआ है और दूसरी इक्वेशन आपको 2x - 2y = 4 दी हुई है, तो आप क्या करिए, पहली वाली इक्वेशन को भी इसी फॉर्म में ले आइए, 3x - 2y = -3। मैंने बस क्या किया, 2y को इधर ले आया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने में मुझे आसानी होती है क्योंकि मैं इसी टाइप से चीज़ें पढ़ा हूँ। तो आप कोशिश यही करिए कि कोएफिशिएंट वाला x और y के कोएफिशिएंट वाले नंबर आप LHS में रखिए और जो कांस्टेंट है उसको RHS में रखिए जब आप सॉल्यूशन निकाल रहे हों सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से। लेकिन आपको जब यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन ये सब पता करना हो तब आपको सारी चीज़ें एक ही साइड में रखनी हैं और =0 रखना है। ठीक है, मतलब अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया है और आपसे कोई A1 B1 C1 की वैल्यू पूछे तो आप बोलोगे सर पहले आप इसे पूरा इस टाइप में लिखिए। अब यहाँ से मैं A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू -2 और C1 की वैल्यू 3 बताऊँगा, ना कि 2 और -3 बताऊँगा। समझ गए आप। मतलब क्वेश्चन को सही फॉर्म में आप ले आइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं। 28वें क्वेश्चन की तरफ अगर हम आएंगे तो हम इसकी तरफ अगर ध्यान दें तो मुझे मिल रहा है 6x + 6y = 5xy। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब मैं पूरे को xy से अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे पहला वाला क्या मिल जाएगा, पहला वाला मुझे क्या मिल जाएगा 6/y, दूसरा वाला क्या मिल जाएगा 6/x और तीसरा वाला क्या मिल जाएगा 5। ठीक है, तो ये वाला टाइप मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आपको 1/y - 2/x = 3 और 3/y - 4/x = 4 मिले तो आपको इसमें यही करना है कि आप 1/y को m मान लीजिए और 1/x को n मान लीजिए। तो ये इक्वेशन किस में डिड्यूस हो जाएगी, ये इक्वेशन आपकी डिड्यूस हो जाएगी m - 2n = 3 में, और ये हो जाएगी 3m - 4n = 4 में, क्योंकि मैंने अभी ही बताया कि 1/y को आपने m मान लिया और 1/x को आपने n।
अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके m और n की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सही फॉर्म में भी है, m और n आपका एक जगह और कांस्टेंट आपका एक जगह। आप पहले वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3m माइनस 6n इक्वल टू 9 मिल जाएगा, और माइनस 6n माइनस 4n घटाने पे आपको माइनस 2n मिल जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, इस क्वेश्चन में आपकी चीज़ डिनोमिनेटर में आएगी, जो मैंने आपको बताया। तो डिनोमिनेटर में आने का मतलब ये हुआ कि आपको एक ऐसी टर्म ले लीजिए जिससे वो चीज़ आसान हो जाए, और आपने वही चीज़ किया। आपने 1/y को m मान लिया और 1/x को आपने n मान लिया। इस इक्वेशन को आपने डिड्यूस कर दिया, m और n की वैल्यू निकाल ली। m की वैल्यू यहाँ पे रखने से y की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पे रखने से x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आपको करना है और समझना है, ठीक है। तो मैंने आपको मेरे ख्याल से सारे टाइप बता दिए। अगर इस क्वेश्चन पे आएँ तो आपको इसके अंदर 1/x + 2y दोनों में दिख रहा है और 1/3x - 2y दोनों में दिख रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप 1/x + 2y को m मान लेंगे और 1/3x - 2y को n मान लेंगे। तो आपकी इक्वेशन किस में डिड्यूस हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी m/2 + 5/3n इक्वल टू -3/2 में, ठीक है। और दूसरी वाली इक्वेशन पे ध्यान दें तो आपकी वो हो जाएगी 5/4m - 3/5n इक्वल टू 61/60, ठीक है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। हमने क्या किया, हमने 1/3x - 2y को वही पुट कर दिया जो हमने लिया है। तो अगर मैं 1/3x - 2y इसमें से हटा दूँ तो मुझे 5/3 इसका कोएफिशिएंट मिल रहा है, जो मैंने लगा दिया। 1/x + 2y अगर मैं हटा दूँ तो 1/2 कोएफिशिएंट मिल रहा है, मैंने लगा दिया। 1/x + 2y हटा दूँ तो 5/4 कोएफिशिएंट मिल रहा है, मैंने लगा दिया। 1/3x - 2y हटा दूँ तो -3/5 मिल रहा है, मैंने लगा दिया। अब इस क्वेश्चन को आपको ये दोनों चीज़ें दिख गई, तो मैं आपको बस एक ही चीज़ इसमें से दिखा देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, आपको दिया है m/2 + 5/3n इक्वल टू -3/2, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये मेरा सही फॉर्म में तो है नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो आपको दिख रहा है तीनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे 2, 3 और 2 दिख रहा है। तो कोई एक ऐसा नंबर लीजिए जिससे सारी चीज़ें बराबर हो जाए। कहने की बात ये हुई कि डिनोमिनेटर सबका बराबर हो जाए। तो मैंने 6 सोचा कि 6 ऐसा नंबर है जो सब में आ जाएगा। 2, 3, 2 से 6 आ सकता है। तो मैंने पहले वाले में 3 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 6m, दूसरे वाले में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 10n, और तीसरे वाले में 3 का मल्टीप्लाई किया तो इक्वल टू -9। और आपको मालूम है सबके नीचे आपका अब 6 है, तो सबके नीचे 6 है तो मैं 6 का डिवाइड करूँगा तो सब में ये 6 कट जाएगा। तो आपकी ये वाली इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में ले आया। तो फॉर्म में लाने के लिए आपको सबसे पहले अगर फ्रैक्शन में चीज़ें दी हुई हों तो आप एलसीएम बराबर कर लीजिए, या तो फिर कोई चीज़ मान लीजिए। इस टाइप से ये क्वेश्चन होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, ये क्वेश्चन देखिए। आपको दिया है ये वाला क्वेश्चन और आप देख रहे हैं कि इसमें √2 √3 इस तरीके से चीज़ें दी हुई हैं। तो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ ऐसा नंबर लेता हूँ जिससे मेरा काम बन जाए। तो √2 और √3 आपको मालूम है √6 से मिलता जुलता है। तो मैंने क्या किया, पहली वाली इक्वेशन को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरी वाली इक्वेशन को √2 से। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं x का कोएफिशिएंट बराबर कर सकूं। तो आपका क्या हो जाएगा, √6x - 3y इक्वल टू 0। मैंने पूरे में √3 का मल्टीप्लाई किया है। और दूसरी वाली इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, √6x √8 इंटू √2 कितना होता है, √16, और √16 की वैल्यू कितनी होती है 4, -4y इक्वल टू 0।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दोनों को आप घटा दीजिए, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। 0 माइनस 0 0, 4y माइनस 3y इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 0। वाई की वैल्यू 0 आते ही इस वाली इक्वेशन में आप उसको पुट कर दीजिए, तो आप देखेंगे √2x माइनस √3 इंटू 0 कितना हो गया? 0 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू भी आपको 0 मिलेगी। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या आया? 0 और 0। तो आप देख रहे हैं मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं चीज़ें उसी तरीके से सेट कर रहा हूँ जिस तरीके से उसको सेट होना चाहिए। आगे देखिए, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें मुझे 2x वाले में तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, लेकिन 1/y वाले में दिक्कत लग रही है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं पहले y का ही आंसर निकाल लेता हूँ। तो y का आंसर निकालने के लिए मुझे x के कोएफिशिएंट बराबर करने होंगे। तो मैं पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरे वाले को 2 से। कोई दिक्कत? तो ये हो गया 3 2 जा 6x माइनस 9/y इक्वल टू 3 9 जा 27। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? दूसरी वाली क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6x प्लस 14/y इक्वल टू 4। ठीक है। अब देखिए मेरे x के कोएफिशिएंट बराबर हो गए, y मुझे दिक्कत कर रहा था, मैंने वो उस चीज़ को वैसे का वैसे ही रखा। अब अगर मैं दोनों को घटाऊं तो 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो गया और ये प्लस का माइनस हो गया। 27 माइनस 4 कितना होता है? 23। और 9/y और 14/y आपको मालूम है, -9/y और -14/y मुझे करना है, तो मैं 1/y कॉमन ले लूँगा और -9 और -14 कितना हो गया? -23। कोई दिक्कत? तो आपको यहाँ पे मिल गया -23/y। 23 से 23 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? y की वैल्यू -1 आने पे आप किसी में भी पुट कर दीजिए। मान लीजिए इसी में पुट कर दूँ मैं, तो -3/-1 कितना हो गया? 3 इक्वल टू 9। तो 2x इक्वल टू 6 और x की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से हो, मेरा कहने का मतलब यही है, आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए आपको यही क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ करूँ कि मेरे को x और y के कोएफिशिएंट, जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसमें हम a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 की तरीके से पढ़ रहे हैं जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो मुझे क्या चाहिए? एक x का कोएफिशिएंट चाहिए, एक y का कोएफिशिएंट चाहिए और एक कांस्टेंट चाहिए। तो मैं अगर इस क्वेश्चन की तरफ आऊँ तो इस क्वेश्चन में मुझे, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये क्वेश्चन अगर चेंज करना चाहूँ मैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y/11। ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? -7/11। आपको अगर ये चीज़ दी गई है और कोई बोले ये असल में है क्या, तो आप बोलोगे कि सर ये माइनस की साइन दोनों में इंटू होगी, तो ये हो जाएगा -y -7/11। आगे आपको 3x दिया ही हुआ है और ये 2 उस तरफ चले जाएगा, तो उस तरफ जो भी चीज़ दी होगी उसके साथ ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए आप 10 - 2 आपका कितना हो गया? 8। ठीक है। और यहाँ पे मेरा आ गया 3x माइनस y/11 और उसके बाद -7/11। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये 7/11 ऐसा नंबर है जिसके साथ कोई x और y का कोएफिशिएंट नहीं लगा है। तो मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, 3x माइनस y/11 को यहीं रहने दिया और इस 7/11 को मैं उधर ले गया, तो ये उधर जाके जुड़ जाएगा। तो आपको 11 88 और 88 और 7 कितना हो गया? 95। 95/11 आपको मिल गया। ठीक है। आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? अब आपके पास है 3x माइनस y/11 इक्वल टू 95/11। 3x माइनस y/11 इक्वल टू 95/11।
मालूम है ये क्वेश्चन अभी भी सॉल्व करने में मुझे दिक्कत कर रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा 2 में है, 1 में नहीं है। तो मैंने क्या किया, तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना है मुझे, मैंने इसमें भी 11 का इंटू कर दिया, तो ऊपर भी मुझे 11 का इंटू करना होगा। तो ये हो जाएगा मेरा 33x माइनस वाई इक्वल टू 95 और सबके नीचे मुझे 11 मिल गया। अब सबके नीचे 11 मिल गया तो मैं 11 का इंटू अगर पूरे में कर दूं तो इस 11 से ये 11 कैंसिल, इस 11 से ये 11 कैंसिल और इस 11 से ये 11 कैंसिल, मतलब आ गया आपका 33x माइनस वाई इक्वल टू 95। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? तो देखिए मैंने इस वाली इक्वेशन को कैसे सॉल्व करके एक छोटे से उसमें ले आया। यही आपको हर क्वेश्चन में करना है। अब देखिए आप इस क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे पॉइंट में चीज़ें दी गई हैं, तो आप पॉइंट में आपको चीज़ें करने में हार्ड लग रही हैं तो आप क्या करेंगे, इस पूरे पहले वाली इक्वेशन में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 10 का क्या, आप 100 का कर दीजिए। 100 का करेंगे तो आपको 0.74 में बदल जाएगा। और दूसरे वाले में आप कितने का कर दीजिए, 10 का कर दीजिए। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा पॉइंट बदल जाए। तो पहले वाले में अगर मैं 100 का इंटू करूँगा तो मेरे को मिलेगा 50x प्लस 70y इक्वल टू 74। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? और दूसरे वाले में अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 5। दो इक्वेशन और दोनों आपके x के टर्म में हैं, y के टर्म में हैं। एक आपको x का कोएफिशिएंट मिल रहा है, एक y का कोएफिशिएंट और एक कांस्टेंट। दो इक्वेशन, दो अननोन, आराम से आप आंसर निकाल लेंगे। ये दोनों इक्वेशन वही है जो ऊपर दी गई है, बस मैंने उनमें 100 का मल्टीप्लाई करके उसे अपने हिसाब से बदल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के क्वेश्चन बनते हैं जो आपने यहाँ पे देखे। आगे आइए आप, आगे ये बताते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में। जो इस 2020 के जो लड़के हैं वो ये चीज़ देख लें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके कोर्स से हट गया है, लेकिन जो लड़के सच्ची में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को समझना चाहते हैं वो एक बार मेरी तरफ ध्यान दें। देखिए आपको इसमें करना क्या होता है। जैसे मुझे दो इक्वेशन दी गई है, मान लीजिए कि दो इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। आपको हमेशा इक्वेशन लिखना इसी फॉर्म में है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपको दी गई है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना रहे तो आप क्या करेंगे। तो मेरी बात ध्यान से समझिए आप। आपको सबसे पहले एक x लिखना है, एक y लिखना है और एक 1 लिखना है। ये तीन चीज़ आपको पहले लिख देनी है जब भी आपको इस टाइप की इक्वेशन मिले जिसमें एक तरफ LHS पूरा x y और एक कांस्टेंट हो और दूसरी तरफ आपको 0 मिल रहा हो। जब आपको ये चीज़ मिल गई, अब आपको सिर्फ कोएफिशिएंट की तरफ ध्यान देना है। देखिए जब आप x का कोएफिशिएंट लिखेंगे तो आपको x के कोएफिशिएंट नहीं लेने, बाकी कोएफिशिएंट लेने हैं। तो कैसे लेंगे आप, b1 b2 और c1 c2। ठीक है, जब आप y के कोएफिशिएंट लेंगे तो मुझे y का नहीं लेना, मुझे y के छोड़ के बाकी का लेना है। तो देखिए आपको मैं एक चीज़ बता ही देता हूँ। आप क्या करिएगा, जो भी चीज़ आपको a1 b1 a2 b2 c2 मिले हैं आप उनको सबसे पहले इस फॉर्म में लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, रुकिए, b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमने सबसे पहले x लिखा था, तो x के कोएफिशिएंट a1 और a2 थे जो मुझे नहीं लेने थे, तो मैं b1 b2 से शुरू किया। b1 b2 के बाद क्या आता है, c1 c2, c1 c2 के बाद क्या आता है, a1 बाई a2 और a1 बाई a2 के बाद क्या आता है, b1 बाई b2। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ तक अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो जो हमें क्वेश्चन दिया रहता है, जो भी क्वेश्चन दिया रहे, मान लीजिए
3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 दिया है और 4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो अगर आपको जो मैंने अभी बताया लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर x का कोएफिशिएंट 3 और 4 है, इसको छोड़ के आपको शुरू करना है। तो हम लिखेंगे -2 -3 -4 प्लस 6। देखिए आप, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है, ये C2 है। अब हमें लिखना था A1 और A2, 3 और 4, और दूसरा क्या है -2 और -3। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगर आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई तो आप क्या करिए, इसके ऊपर पहले तो एक लाइन लगा लीजिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ मौजूद है वो समझने की कोशिश करिए। पहला, अगर मैं इस वाले टर्म को लूँगा तो ये मेरे x के लिए होगा। अगर मैं ये वाली टर्म को लूँगा तो ये मेरे y के लिए होगा। और अगर मैं ये वाली टर्म लूँगा तो ये मेरे 1 के लिए होगा, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ठीक है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो हमें क्या करना है, जब ये वाली चीज़ आ जाए, जब आपको इस टाइप से चीज़ मिल जाए, जैसे हमें मिला था, मान लीजिए x के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन जो लिखा जाएगा वो मैंने बताया, x के नीचे आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी, y के नीचे एक मैट्रिक्स मिलेगी और 1 के नीचे एक मैट्रिक्स मिलेगी। मैट्रिक्स क्या? मैट्रिक्स मैंने अभी आपको बताया, B1/B2 अपॉन C1/C2 अपॉन A1/A2 अपॉन B1/B2, जो हमने अभी देखा। तो मैंने आपको बताया कि x के लिए हमें ये लेना होगा, y के लिए हमें ये लेना होगा और 1 के लिए हमें ये लेना होगा। तो मैं आपको यहाँ पे x और 1 का लिख के दिखाता हूँ। देखिए, x अपॉन, हमें x के लिए किसका लेना था ये, तो आपको हमेशा ऊपर से नीचे वाला पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस की साइन लगा के ये वाला। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, B1C2 माइनस B2C1, ठीक है। और अगर मुझे y का लिखना हो तो मैं क्या लिखूँगा, तो आप बोलोगे C1A2 माइनस C2A1, C1A2 माइनस C2A1। ऊपर से नीचे वाले को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस की साइन लगा के इस वाले को मल्टीप्लाई करना है। और 1 के लिए अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1, A1B2 माइनस A2B1। अब मान लीजिए आपकी ये 3 इक्वेशन सॉल्व करने पे जो आपने किया, आपको कुछ ये मिला। और क्या आप अब इससे x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो हम बोलेंगे अगर तीनों चीज़ बराबर है तो x/3 1/6 के बराबर है और 1 y/5 आपका 1/6 के बराबर है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1/2, और y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5/6। तो यही है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? तो यही चीज़ हमें देखनी है। देखिए, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं x की वैल्यू अगर इन्हें लिखनी है, x की वैल्यू लिखनी है और आपके पास इक्वेशन अगर ये दी गई है, तो x के लिए मुझे लिखना है तो x अपॉन, अब मुझे मालूम है A1 A2 को छोड़कर, तो B1C2 माइनस C2B1, B1C2 माइनस C2B1, और ये B1 C1 B2 A2 क्या हैं, ये सब कोएफिशिएंट होते हैं, जिसमें C1 और C2 आपका कांस्टेंट है और B1 और B2 आपका y का कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू x अपॉन पता चल गया। अब मैं इसको 1 अपॉन करके निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे y से मतलब नहीं है। तो 1 निकालने के लिए मुझे क्या लेना होगा, मुझे मालूम है कि 1 के कोएफिशिएंट के लिए C1 C2 है, तो आपको ये लेना होगा A1 A2 और B1 B2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1। तो आप देख रहे हैं
कि आपको a1b2 माइनस a2b1 नीचे मिल रहा है और x अपॉन में जो था वो ऊपर इंटू हो जाएगा 1 के साथ, तो आपको ऊपर वाला चीज़ मिल जाएगा। यहाँ तक दिक्कत आपको ठीक है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 दिया हुआ है और 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 दिया हुआ है और आपसे कोई बोल रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मुझे y की वैल्यू बताओ। तो y की वैल्यू बताने के लिए मुझे मालूम है कि y अपॉन में मुझे लेना होगा और 1 अपॉन में मुझे कोई चीज़ लेनी होगी, तो मेरी y की वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ पे y के कोएफिशिएंट 4 और -3 हैं, मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो y के कोएफिशिएंट मैं नहीं लूँगा। तो y के बाद क्या आ रहा है 6 और 9, तो आपने 6 और 9 पकड़ा। उसके बाद क्या आ रहा है 3 और 2, तो आप देख रहे हैं 6 2 जा 12, 9 3 जा 27, बीच में माइनस की साइन, तो आपको मिल गया -15। कितना मिल गया -15। ठीक है। अब मुझे अगर y की वैल्यू 1 अपॉन की वैल्यू निकालनी है, तो 1 मुझे मालूम है कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट के बाद आपके नंबर क्या आ रहे हैं 3 और 2, 4 और 3, तो 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 कितना हो गया 1, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई -15। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, और आप समझ गए होंगे कि हमें लिखना कैसे है। जैसे एक बार और देख लीजिए इस चीज़ को, आपको 3x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है और 4x माइनस y माइनस 9 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले तो आप लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे आप -2 -1 3 -9, ठीक है, उसके बाद 3 4 और उसके बाद -2 -1। ऐसा मैंने किस लिए लिखा? क्योंकि मुझे x के कोएफिशिएंट पहले x का वैल्यू निकालना है, तो x के कोएफिशिएंट छोड़ के क्या शुरू हो रहा है -2 -1, उसके बाद क्या है 3 और -9, 3 और -9 के बाद क्या है 3 और 4। हमें केवल इसी तरफ देखना है, इक्वल टू 0 से ध्यान नहीं देना। और 3 और 4 के बाद क्या है -2 -1, मैंने लिख दिया। अब देखिए, आपको मालूम है कि ये वाली से मेरा x अपॉन निकलता है, तो x अपॉन 9 2 जा 18, माइनस माइनस प्लस 18 हो गया, 3 1 जा 3, -3 है और एक माइनस की साइन पहले से, तो 18 प्लस 3 कितना हो गया 21, इक्वल टू y की वैल्यू निकालनी हो तो मुझे मालूम है ये वाला चीज़ लेना होगा। 3 4 जा 12, माइनस की साइन, 9 3 जा 27, माइनस की साइन, तो 27 प्लस 12, 7 2 9, 2 1 3, y अपॉन 39 आ गया। अब 1 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे मालूम है 3 और -9 जो है मेरा, वो ये वाला टर्म है, 3 और 4 और -2 और -1, 3 1 जा 3, -3 हो गया, 4 2 जा 8, -8 प्लस 8 हो गया, 8 -3 कितना हो गया 5, तो 1 अपॉन 5 हो गया। आपने देखा मैंने कोएफिशिएंट को कैसे लिखा। x के कोएफिशिएंट 3 और 4 हैं, तो उसको नहीं लेना, उसके बाद में लाइन से मैं लिखते चला गया, -2 -1 +3 -9। अब +3 -9 के बाद 0 0 नहीं लिखना, हम फिर यहीं पे आ जाएंगे 3 4 और -2 और -1 पे। अब आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो x अपॉन में मेरा क्या है, मैंने आपको बताया पहला वाला जो है वो x के लिए होगा, दूसरा वाला जो सर्कल है वो y के लिए होगा, और तीसरा वाला जो सर्कल है वो 1 के लिए होगा। और यही चीज़ हमने यहाँ पे करी। आई बात आपको मेरी समझ में? ना समझ में आई हो तो आपको ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है, आप इससे समझ जाइए कि अगर आपको दो इक्वेशन दी है और मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले तो मुझे x अपॉन पता करना होगा। तो x अपॉन अगर मुझे पता करना होगा तो x के कोएफिशिएंट को आप हटा दीजिए, बचा क्या आपके पास ये। इसमें y के कोएफिशिएंट क्या है b1 b2 और c1 c2 आपका कांस्टेंट है, पहले ऊपर वाले को फिर नीचे वाले को और बीच में माइनस की साइन। तो आप देख रहे हैं b1 c2 माइनस b2 c1 जो यहाँ पे आएगा
वो चीज़ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/। में अब 1/, क्या है, तो मुझे मालूम है कि एक x निकलता है, एक y निकलता है और एक 1 निकलता है। तो ये 1 मेरा कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट आपको क्या दिख रहे हैं, कांस्टेंट C1 C2 दिख रहे हैं। तो इसको छोड़कर बाकी हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया था 0 0 नहीं लेना। तो 1/, आपका क्या आता है, हमेशा A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो इसको कोएफिशिएंट लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, A1/A2 और B1/B2। अब देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको, तो ये हो गया A1 B2 माइनस A2 B1। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैंने आपको बता दिया कि एक आपको x/, में टर्म मिलेगी, एक आपको y/, में टर्म मिलेगी और एक आपको 1/, में टर्म मिलेगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप इस वाली टर्म को 1 के साथ इंटू कर दीजिए और नीचे वाली ये वाली टर्म लिख दीजिए। y की वैल्यू निकालने के लिए आप इस वाली टर्म को 1 के साथ इंटू कर दीजिए और 1 नीचे, ये डब्बा नीचे रख दीजिए। मान लीजिए मैं आपको यही चीज़ बताता हूँ कैसे है। ये मान लीजिए आपको 3 आया है, ये 4 आया है और ये 5 आया है। कैसे आया, कहाँ से आया, ये आपको पता है, जो हमें इक्वेशन दी है उससे आया। अब मुझसे कोई x की वैल्यू पूछे तो मैं क्या बोलूँगा, 3/5। y की वैल्यू कोई पूछे तो 4/5। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ें, आगे देखिए। आगे इन्होंने फिर वही चीज़ बताई है कि कैसे आपका A1x और B1y वाले क्वेश्चन होते हैं, क्या कोइंसिडेंट होते हैं, क्या पैरेलल लाइन होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला ये क्वेश्चन दे रहा है कि k की क्या वैल्यू के लिए आपकी ये दो इक्वेशन की कोइंसिडेंट लाइन होगी। तो आपको दो इक्वेशन पहले क्या दी हुई है वो देख लीजिए, x + 2y + 7 = 0 और 2x + ky + 14 = 0। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वेशन सही फॉर्म में लिखी गई है क्योंकि = के बाद आपका 0 है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट सॉल्यूशन ये सब पता करते हैं तो आपकी जनरल फॉर्म होती है A1x + B1y + C1 = 0, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर ये दो क्वेश्चन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि k की क्या वैल्यू होगी कि इसके आंसर कोइंसिडेंट आए, तो हमें मालूम है कोइंसिडेंट का मतलब होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो हमें मालूम है A1/A2 हमारे पास कितना हो गया, 1/2। B1/B2 हमारे पास कितना हो गया, 2/k। और C1/C2 हमारे पास कितना हो गया, 7/14। तो आप कहीं से भी k की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं इसी से निकाल दूं तो k × 1 कितना हो गया, k, और 2 2 जा 4। तो इसका मतलब k की वैल्यू अगर 4 होगी तो आपका आंसर कोइंसिडेंट आएगा। इस टाइप से ये क्वेश्चन होते हैं और इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अगर A1x + B1y + C1 = 0 दिया हुआ है और आपसे मान लीजिए किसी ने बोला 3x + 1 - 2ay + 5 = 0 आपको दिया है, तो मुझसे B1 की वैल्यू बताओ। तो आप बोलोगे कि सर B1 जो है वो y का कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 - 2a। तो इसका मतलब B1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 - 2a। ये छोटी छोटी चीज़ें हमें समझनी होती हैं। मान लीजिए आपको दिया है A1x + B1y + C1 = 0 और दूसरा दिया है 3x + 2y = 5 और आपसे पूछा है C1 की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख रहे हैं कि पहले तो ये जनरल फॉर्म में है नहीं क्योंकि =0 होना चाहिए। तो आप बोलेंगे 3x + 2y - 5 = 0। यहाँ तक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसे मैच कराएंगे तो आप देख रहे हैं कि C1 जो है वो मेरा कांस्टेंट है जिसके साथ x और y नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ऐसी क्या चीज़ है, -5। तो C1 की वैल्यू कितनी होगी, -5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने कह रहा है वो कह रहा है कि k की क्या वैल्यू होगी जिससे इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, मैनी सॉल्यूशन।
तो इसका मतलब आप कोएफिशिएंट लिख दीजिए। अब मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें बताने की अब ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे होगा। तो 2/k+2 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू, अब ये +4 उस तरफ गया होगा तो -4 हो गया होगा क्योंकि वो जनरल फॉर्म में नहीं है, और ये 3k+2 उधर गया होगा तो माइनस में गया होगा 3k+2। कोई दिक्कत नहीं? अगर आपको समझ में आ रहा तो मैं आपको नीचे वाले को लिख के दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे। k+2 x प्लस 6y माइनस, अब ये 3k+2 पूरा इधर आएगा तो 3k+2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब आप इसे a1x प्लस b1y प्लस c1 से अगर मैच कराएंगे तो आपको a1 की वैल्यू k+2 मिलेगी, b1 की वैल्यू 6 मिलेगी और c1 की वैल्यू -3k+2 मिलेगी। आई मेरी बात समझ में आपको? आप 3k+2 नहीं लिख सकते, आपको -3k+2 लिखना होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज़ आपकी LHS में होनी चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है जनरल एक्सप्रेशन में RHS में आपका 0 होता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में कैसे किया है। आपको दिया है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। c1 और c2 इस तरफ जाएंगे तो आपको a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 मिलेगा। आपने a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल दिया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर आपने तो बताया हमें कि यहाँ पे -4 और -3k+2 आएगा, तो आप ध्यान दीजिए दोनों तरफ माइनस आने के कारण ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है और आपको केवल वही मिलेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन हमें यहाँ पे इन्होंने देखिए ये जनरल फॉर्म इस टाइप में लिया है, ये जनरल फॉर्म इस टाइप में लिया है, और हमें मालूम है कि हमारी जनरल फॉर्म असल में होती क्या है, +c1 इक्वल टू 0। तो आपको दोनों तरफ ये c1 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाने के कारण जो आपका c1 दिया रहता है वही आता है। ठीक है, अब आपको ये 3 चीज़ मिल गई और तीनों इक्वल में हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये दोनों भी इक्वल हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं और ये वाले भी इक्वल हैं। तो मेरे को k की वैल्यू निकालनी है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि 2/k+2 इक्वल टू 3/6 से एक k की वैल्यू निकाल लेता हूँ और एक 3/6 इक्वल टू 4/3k+2 से निकाल लेता हूँ। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और k की वैल्यू अब इसमें निकालने में मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। 3k+6 इक्वल टू 12, 12 - 6 इक्वल टू 6, k की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहाँ पे आएंगे आप 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 - 6 18, k की वैल्यू आ गई 2। तो आपकी k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2, यहाँ पे बताया हुआ है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें, आगे देखिए।